We are starting with LCR series resonance circuits और आप देख सकते हो यहाँ पर LCR RN series which is connected to a current source, alternating current source of I is I naught sin omega t. ये दिख रहा है, मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा I naught sin omega t that will remain constant ना बेटा, because ये सीरीज में. अच्छा, इधर अपोज कौन करेगा? R. इधर अपोजिशन का नाम क्या बेटा? XL which is omega L, and इधर के अपोजिशन का नाम which is XC which is 1 upon omega C. We have done this in the previous lectures. इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रेजिस्टेंस, inductive reactance, capacitive reactance. In case of a resistor, आप यहां पर देख सकते हो current and voltage both are in the same phase. इधर का voltage drop कितना रहेगा? ER, current तो I है ना. In case of inductor, current lags the voltage by how many degrees? 90. तो यहां का voltage drop कितना रहेगा बेटा? EL and I is there. एंड इधर क्या हो रहा है? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय हाउ मेनी डिग्रीज? 90. सही है ना? एकदम क्लियरली आना चाहिए आपको. अच्छा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ER? ER इज I into R is the drop over here. What is the drop over here? EL which is I into XL. इधर का ड्रॉप, और इधर का ड्रॉप कौन सा रहेगा? EC which will become I into XC. Very perfect. आप यहां पर देख सकते हो I सेम है, I constant है. Can I say the total drop over here will be the phasor sum of, ये जितनी भी क्वांटिटीज है बेटा वो फेजर क्वांटिटीज है. हम वेक्टर में वेक्टर सम पढ़ते थे ना, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? दिस टोटल वोल्टेज ड्रॉप दैट इज E, that will become the summation of the phasor sum of ER, EL and EC. मतलब can I say the resultant E बार मतलब मैं फेजर लिख रहा हूं, ये फेजर है, will be the vector sum of the phasor sum of ER plus EL plus EC. the phasor sum, मतलब यहां का जो EMF आएगा रिजल्टेंट EMF वो एक फेजर रहेगा. फेजर के पास दो चीजें रहती है, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल. इसके पास भी मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है, मगर इसका फेज एंगल कितना है? अगर आप देख सकते हो तो फेज एंगल बेटा यहां पर 0 है. इसका फेज एंगल कितना बेटा? 90 प्लस 90 कह सकता हूं मैं. एंड इसका फेज एंगल कितना बेटा? माइनस 90. बोलो ना, सही है ना? ये एकदम क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकता. क्लियर हो गया ये चीज? तो द रिजल्टेंट EMF फेजर इज द फेजर सम ऑफ ER, EL एंड EC. इधर अगर हम लिखने जाते बराबर से तो कैन आई से E बार फेजर विल बी ER मैग्नीट्यूड, और उसका फेजर कितना है? 0. EL मैग्नीट्यूड और उसका फेजर कितना है बेटा? प्लस 90. EC मैग्नीट्यूड और उसका फेजर कितना है? बराबर बोलो, माइनस 90. एकदम क्लियरली समझ में आ रही है बात? ओके, इसका भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे. फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इज जस्ट लाइक अ वेक्टर डायग्राम. वी विल सी हाउ टू डू इट. लुक ओवर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इधर का रेफरेंस हमने क्या लिया बेटा? इधर का रेफरेंस हमने लिया I. तो I को मैं रेफरेंस लाइन बनाऊंगा. दिस इज द I रेफरेंस लाइन. व्हाट अबाउट ER? ER is there in the same phase as I. ER is in the same phase as I. EL I के साथ में कितना है? प्लस 90 है. तो यहां पर I है, कैन आई से EL इतना है. बोलो, एक ही डायग्राम में सब बनाना है ना.
अच्छा ईसी किधर आएगा बेटा? नीचे, बिकॉज अगर करंट इधर है तो ईसी विल लैग बिहाइंड बाय 90 ना, बिकॉज यहां पर करंट लीड्स बाय 90, तो ईसी कहां आएगा? नीचे आएगा। अरे यहां पर हमने जानबूझ करके ईएल को ईसी से बढ़ा लिया है। आई हैव अज्यूम्ड दैट द सर्किट इज इंडक्टिव। ईएल, अज्यूम ईएल इज बिगर देन ईसी, मतलब मैंने क्या अज्यूम किया था? द सर्किट इज मोर इंडक्टिव, अज्यूम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं सर्किट को कैपेसिटिव लूं तो कौन बड़ा आएगा? ये नीचे वाला बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। यहां पर है। अच्छा, वेयर विल बी ईएल माइनस ईसी? बता सकते हैं? ये बड़ा, ये छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा विल कम अप, दैट विल कम ईएल माइनस ईसी ना। वेक्टर्स में भी ऐसे ही करते थे ना हम लोग। अच्छा, इधर कितने रिजल्टेंट ईज है? देखो ये ईआर है, ये क्या है? ईएल माइनस ईसी। तो यहां पर अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो दिस पैरेललोग्राम विल कम ओवर योर। हु गिव्स यू द रिजल्टेंट? द डायगोनल। तो यहां पर अगर हम डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल है ना, कैन आई से दिस विल बी योर ई नेट, this will be your E net. Understand what's happening? Can I say it is making an angle of phi with the horizontal? But this phi is termed as phase angle. What is it termed as? Phase angle. सब लोग इधर ध्यान देना please. Okay. If I apply parallelogram law, if I apply parallelogram law over here, तुम लोग लिखते थे याद है? आर स्क्वायर वॉज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बट थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स इज हाउ मच? 90. सो अगर हम यहां पर एक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आर स्क्वायर विल बी ओनली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आर स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज द केस 3 ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहां पर अगर हम नाम देंगे उसका, तो नाम क्या पड़ जाएगा? जल्दी बताओ। ई नेट स्क्वायर विल बी ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर। तो ई क्या हो जाएगा? ई नेट को ई लेता हूं मैं, ई विल बिकम अंडर रूट ऑफ व्हाट? ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर. This is how you calculate the resultant E. Okay. This EMF which comes over here is the phasor sum of this, this and this. This is same phase. EMF leads by 90. EMF lags by 90. तो तीनों को ऐड करना है, तो सीधा सीधा स्केलर सम तो हम नहीं कर सकते, इट विल बी द फेजर सम. तो हमने यहां पर आपको फेजर डायग्राम बना के सिखाया, वेयर आई हैव टेकन द रेफरेंस एज आई. दिस इज ई आर, दिस इज ई एल, दिस इज ई सी. मैंने जानबूझ करके ई एल को बढ़ा लिया ई सी से. Assume that the EL is bigger than EC, mean the circuit is more inductive. अच्छा, सर्किट अगर कैपेसिटिव होता तो डायग्राम कैसे बनता? ये पैरेललोग्राम नीचे आता ना, ये पैरेललोग्राम जो आता वो नीचे आता. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ये नीचे आता. अच्छा ना हो, अगर हम यहां पर देखते हैं, ये डायग्राम में सब लोग नजर दे, आए इधर आए, ई नेट इधर है, ई नेट. तो ई नेट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? आई से लीड कर रहा है. कितने डिग्री से लीड कर रहा है? 5. तो आई का अगर हमने रेफरेंस लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई का रेफरेंस कितना रहेगा? ई का वैल्यू कितना रहेगा? ई विल बिकम ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. बोलो, समझ में आ रही है बात सबको? ई विल बिकम E naught sin omega t plus phi, where phi is the phase angle. अच्छा, अगर आप देखने जाएंगे तो यहां से फेज एंगल कितना रहेगा? फेज एंगल अगर मैं निकालूं tan phi, तो tan phi will become what sir? EL minus EC by ER.
समझ में आ रही है सबको बात? तो tan phi कितना आया हमको? EL माइनस EC बाई ER, और phi क्या रहेगा फिर यहां पर? वेरी गुड सर, phi क्या रहेगा? tan इनवर्स ऑफ EL माइनस EC बाई ER। सब लोग देख लो, कंफर्टेबल है तो मैं आगे बढ़ता हूं। एवरीथिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है एवरीथिंग? तो हमको क्या मिला? E का फॉर्मूला अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर। E आगे आया, E नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, where phi is tan inverse of EL minus EC by R. Now हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया अभी, दैट वाज E, what was that? E square was ER square plus EL minus EC the whole square, ये हमने निकाला। डायग्राम ही बनाया था, दैट डायग्राम वाज टर्म्ड एज द फेजर डायग्राम। पे अटेंशन ओवर हियर। अच्छा, कोई बता सकता है ये सर्किट में कांस्टेंट क्या है? I, क्योंकि सीरीज है ना ये। कैन आई राइट ER एज IR? तो क्या हो जाएगा? IR द होल स्क्वायर। बोलो सही है? EL को कैसे लिख सकते हैं बेटा? I XL माइनस I XC द होल स्क्वायर। सही है कि नहीं? ये इस चीज को मैं लिखूंगा IZ द होल स्क्वायर। सही, Z कहां से आया हम बताते हैं आपको। अच्छा, I कांस्टेंट है ना थ्रू आउट, I कांस्टेंट है ना थ्रू, तो I कैन आई कैंसिल, तो बचेगा क्या? Z स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। तो Z क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। Z, R का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन। XL क्या करता है? अपोजिशन। XC क्या करता है? अपोजिशन। दिस इज द अपोजिशन बाय एन इंडक्टर to the flow of AC. This is the opposition by a capacitor to the flow of AC. This is the opposition by a resistor to the flow of AC. अच्छा, तीनों साथ में रहेंगे तो तीनों के जोड़ने को नाम दिया जाता है Z, which is termed as impedance. Can I say impedance is the total opposition offered by an LCR circuit? बोलो, टोटल अपोजिशन मतलब ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, इन तीनों को, तीनों के अपोजिशन को क्या नाम दिया जाएगा? Z। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रही है? तो तीनों जन मिलकर अपोज करेंगे फ्लो ऑफ AC को, एंड Z का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। जैसे आपका E का फॉर्मूला क्या बना था बेटा? अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर। I आपने कॉमन लिया तो Z मिलेगा आपको। अच्छा, ये भी फेजर है, जैसे ये फेजर था ना, वैसे ये भी एक फेजर है। R का फेस कितना है? 0। XL का फेस भी कितना है? प्लस 90, और XC का फेस कितना है बेटा? माइनस 90। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट्स हैपनिंग? ये सब फेजर्स है। कैन आई से Z phasor is the vector sum of R phasor plus XL phasor plus XC phasor? ये फेजर रूल है, मगर इन तीनों का अगर जोड़ के हम निकालते हैं तो ये आंसर आता है। मतलब Z का एक्चुअल फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला विच वी डील विद इट इन न्यूमेरिकल्स। ये दो फॉर्मूलाज आपको हमेशा के लिए याद रखना है, दिस फॉर्मूला एंड द फर्स्ट फॉर्मूला, otherwise will not be able to do it. मैंने क्या कॉमन ले लिया बेटा? I। समझ में आ रही है बात? Z का फेजर कितना है? 0। सॉरी, R का फेजर कितना है? 0। XL का फेजर कितना है? प्लस 90। XC का फेज कितना है? माइनस 90। फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं, फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ Z, R बार, XL बार, XC बार। बात सुनना इधर, Z इधर है,
सपोज आर इधर है, दिस इज आर. So now we are making the phasor diagram, that is R. ये R तीन components है Z बार के, R बार, XL बार एंड XC बार. Z बार का फेस और R बार का फेस कितना है? 0. उसको 0 डिग्री पर बनाया मैंने ऐसे. XL बार का फेस कितना है? +90. तो XL को मैं कैसे बनाऊंगा? +90. यस और नो? ये XL है, +90 इसका फेस है. XC का फेस कितना है? -90. तो XC नीचे आएगा. एंड आई हैव अज्यूम जानबूझ करके कि हु इज बिगर देन हु? XL इज बिगर देन XC. वी आर अज्यूमिंग दैट द सर्किट इज मोर इंडक्टिव. तो XL माइनस XC किधर आएगा? बता सकता है कोई? XL माइनस XC किधर आएगा? ऊपर ही आएगा ना. ये XL बड़ा है XC, तो दिस विल बी व्हाट? XL माइनस XC. अच्छा, इसका फेजर डायग्राम अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये पैरेललोग्राम बनाएंगे ना हम लोग. ये एक वेक्टर है, ये दूसरा फेजर है. सो द रिजल्टेंट फेजर विल बी whom? द डायगोनल. एंड वी नो द रिजल्टेंट फेजर इज व्हाट बेटा? द Z. बिकॉज इन तीनों को जोड़ के कौन मिलता है? Z. कैन आई से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5 विद द हॉरिजॉन्टल? यस और नो? अच्छा, इधर भी अगर हम पैरेललोग्राम लगाएंगे तो कैसे मिलेगा? Can I say Z square? Come on man, Z square. Tell me, is R square plus XL minus XC the whole square? तो Z का फॉर्मूला क्या मिला? फिर से बताओ. Under root of R square plus XL minus XC the whole square. Same. If you see. अच्छा, यहां से tan phi निकालेंगे तो क्या मिलेगा? Tan phi. Tan of phi will become, बोलो, XL minus XC by R. पीछे जो फॉर्मूला आया था that came as EL minus EC by ER. अच्छा, यहां से अगर cos phi निकालेंगे तो कितना आएगा? cos phi R by Z. cos phi is R by Z. ये याद रखना, टर्म थोड़ी देर में आएगा. अभी याद रखना, cos phi is R by Z. cos phi is R by Z. अच्छा, इधर मैंने क्या अज्यूम किया? ये डायग्राम में हमने अज्यूम किया कि कौन बड़ा है? XL बड़ा है XC से. बेटा, अगर XC बड़ा रहता है XL से तो ये पैरेललोग्राम किधर आता? नीचे आता. तो ये phi नीचे बनता. तो कैन आई से Z लैग करता R से? यहां पे Z क्या कर रहा है? लीड कर रहा है R से. अगर पैरेललोग्राम नीचे आएगा तो Z विल बी लैगिंग बाय phi, मींस यू कैन से माइनस phi. यहां पर Z का एंगल कितना आ गया बेटा? phi. यहां पर अगर सबको हम लोग एंगल्स दे रहे हैं, इसका एंगल कितना है? 0. इसका एंगल कितना है बेटा? 0. ओके, इसका कितना है बेटा? +90. इसका एंगल कितना है बेटा? -90. तो इसका एंगल कितना रहेगा बेटा? phi. वे phi का वैल्यू विल बी tan इनवर्स ऑफ, बोलो, XL माइनस XC बाय R और cos इनवर्स ऑफ R by Z. आपको मैथमेटिक्स आता है? आई थिंक सो, समझ में आ गया रहेगा. अगर ये पैरेललोग्राम नीचे आएगा तो ये -phi हो जाएगा. अगर ये पैरेललोग्राम नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये -phi. Everyone is understanding what's happening? So this is very very important to understand the whole derivation in terms of LCR circuit. हमने क्या पढ़ा कि the resultant EMF ये आएगा, the resultant impedance ये आएगा, impedance diagram ये आएगा. यहां पर वी हैव अज्यूम दैट द सर्किट इज मोर इंडक्टिव, मतलब इंडक्टर जो है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, तो ये ऊपर आएगा +phi. अगर कैपेसिटर ज्यादा मजबूत होता है नीचे आता, तो tan phi will be XL minus XC by R, which is cos phi will become R by Z. Clearly understood this diagram? We'll deal with the summary of this. हमने 2-3 फॉर्मूलेज निकाले, हम फिर से रिवाइज करते हैं. E का फॉर्मूला कितना है बेटा? ER square plus EL minus EC the whole square.
या तो अगर अंडर रूट लेना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ रेस टू हाफ, क्लियर ना। z का फॉर्मूला क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई द होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट, बराबर है बेटा। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, 0 0, इसका एंगल कितना है +90, इसका एंगल कितना है -90, इसका एंगल कितना है फाई। ये याद रखना, ये लीड या लैग करेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर द सर्किट इज मोर इंडक्टिव और मोर कैपेसिटिव। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाई, सो दिस इज ए, दिस इज बी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाई, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, अगर इंडक्टर मजबूत है तो, और अगर दूसरा वाला है तो कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ r बाई जेड, ठीक है। इसके दो टाइप के फेजर डायग्राम्स हमने पढ़े। पहला टाइप का फेजर डायग्राम हमने आई बनाया, सब लोग इधर ध्यान देना, आई बनाया, ई बनाया, ये क्या बना बेटा EL, ये क्या बना बेटा EC, तो EL माइनस EC इधर बना पैरेललोग्राम, ये ER है, ये क्या बना E फाई, इसका पैरेललोग्राम हमने डायग्राम में रेफरेंस क्या लिया बेटा, आई लिया, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई का इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, ई का जल्दी बताओ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे फाई विल बी दिस फाई, एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बराबर है। अच्छा इधर हमने क्या अज्यूम किया कि कौन बड़ा है, अच्छा कोई बता सकता है अगर EC बड़ा होता तो ये डायग्राम कहाँ आता, नीचे आता, तो E का इक्वेशन क्या हो जाता, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर ये नीचे आता तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, बराबर है। अच्छा वैसे ही हमने Z का डायग्राम भी बनाया कि ये R है बेटा, ये XL है, ये XC है, तो XL माइनस XC इधर आएगा, अगर XL मजबूत है तो ये क्या बना बेटा Z which is phi, and same answer you will get it over there where phi will become tan inverse of XL minus XC by R. I am repeating it again and again because this is the major part and it is a very important part. This is the summary of whatever I have done till now. In which we are dealing with is power in an LCR circuit. एक LCR सर्किट जो रहता है, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट रहता है, कितना पावर कंज्यूम करता है। अभी LCR सर्किट हमने लिया, इधर का अपोजिशन कितना है बेटा XL which is omega L, इधर XC which is 1 upon omega C and this is R। इधर क्या कांस्टेंट है बेटा, करंट ना, करंट का वेव कांस्टेंट है, सीरीज है, और हमने रेफरेंस E is E नॉट साइन ओमेगा टी लिया, मतलब दिस इज द वोल्टेज AC सोर्स। पिछले डायग्राम में हमने करंट सोर्स लिया था रेफरेंस और E निकाला था, इधर हम E रेफरेंस दे रहे हैं, बी अवेयर ऑफ द रेफरेंस ऑलवेज। यहां पर हु इज लीडिंग एंड हु इज लैगिंग, करंट लैग्स ना, वोल्टेज बाय 90, इधर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 and current and voltage both are in the same phase, बराबर है। इधर का फेज डिफरेंस कितना है बोलो, सही है, कितना -90, कैपेसिटेंस +90, सही है ना, इसका कितना रहेगा 0। ओके सर, yes or no? Sorry, we take this as +90 and this as -90. This is no problem with that. अगर माइनस प्लस भी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ करंट कितना बनेगा, पिछले डायग्राम से हमने रेफरेंस क्या लिया था बेटा I, E का इक्वेशन क्या मिला था आपको, E का पिछले डायग्राम में E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई जब डायग्राम ऊपर आएगा, माइनस फाई जब डायग्राम नीचे आएगा। अच्छा इधर I को आप उल्टा कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है उसमें, E को आपने रेफरेंस लिया तो I का इक्वेशन क्या मिलेगा जल्दी बता दो, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, बोलो प्लस फाई या माइनस फाई,
Okay, depending on whether the circuit is more capacitive or more inductive. ठीक है, ये चीज समझो, आपको ये आना चाहिए बराबर से. इसका टोटल अपोजिशन का नाम क्या रहता है बेटा? Z. Z is under root R square plus XL minus XE the whole square. टोटल EMF का वैल्यू क्या रहेगा? E which is under root ER square plus EL minus EC the whole square. पिछले डायग्राम से सब बात ना. पावर, इधर सब लोग ध्यान देंगे. पावर इन एन LCR सर्किट. पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है, इज EI, वोल्टेज इनटू करंट. पावर इज VI, पता है ना? E. अच्छा, E इज इंस्टेंटेनियस विच इज E नॉट साइन ओमेगा टी. सब लोग इधर ध्यान देंगे. एंड I इज I नॉट साइन ओमेगा टी. प्लस फाइल हो या माइनस फाइल हो, मैं एक से करता हूं, आंसर दूसरे के साथ में भी सेम आएगा, आप देख सकेंगे थोड़ी देर में. मैं प्लस फाइव लेके करता हूं, मतलब करंट यहां पे लीड कर रहा है 5 से. बेटा करंट कैपेसिटर में लीड करता है कि इंडक्टर में लीड करता है? करंट बेटा, मतलब अगर मैं यहां पर प्लस 5 लूं, मतलब करंट लीड कर रहा है, और करंट लीड कर रहा है तो सर्किट इज मोर कैपेसिटिव और इंडक्टिव. और अगर यहां पर माइनस लू, इंडक्टिव. और अगर यहां पे कुछ लू ही नहीं तो मैं बोलूं रेजिस्टिव. थोड़ा समझने आना चाहिए. I प्लस होगा तो लीड करेगा, I माइनस होगा तो क्या करेगा? लैग करेगा. और I कुछ नहीं रहेगा यहां पर तो रेजिस्टिव रहेगा. अच्छा, यहां पर ठीक है, मैंने यहां पर अज्यूम किया कि द सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, तो पावर विल बिकम E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी. कैन आई से साइन A प्लस B? बोलो. साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. Can I take the sin omega t अंदर? So power will become E naught I naught sin square omega t cos phi plus sin omega t cos omega t sin phi. मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, यहां पर कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. आता है ना सबको? 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta. So power is going to become E naught I naught sin square omega t cos phi plus 2 sin theta cos theta is sin 2 omega t sin phi by 2. ठीक है क्या सर ये आंसर है? नहीं सर, ये आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब इट इज वेरिएबल ना यार. टाइम 1 डालो अलग आंसर, टाइम 2 सेकेंड डालो अलग आंसर, टाइम 10 सेकेंड डालो अलग आंसर. हर आंसर पर पावर चेंज हो रहा है. मतलब अगर करंट वेरिएबल है, वेव है बराबर है ना? ये जो ईएमएफ जाएगा वो ऐसे है ना, करंट भी जाएगा वो भी +5 या -5 रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा ना. तो दोनों से जो पावर बनेगा मल्टीप्लिकेशन करने से, वो भी कितना बनेगा? वेरिएबल ही बनेगा ना. बनेगा कि नहीं? तो दिस इज अ वेरिएबल. इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर. क्या कहते हैं बेटा? एट अ सर्टेन इंस्टेंट ना, अगर आप टाइम 1 डालेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, 2 डालेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा. हमको किस में इंटरेस्ट है? हमको बोलो किस में इंटरेस्ट है? एवरेज पावर में. किस में इंटरेस्ट है बेटा? एवरेज पावर में. तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमको इसका जो फंक्शन टाइम है उसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा. इधर फंक्शन टाइम कौन से है? इधर फंक्शन टाइम कौन से है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज वन फंक्शन एंड साइन 2 ओमेगा टी इज अनदर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम. उसका क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा बेटा? एवरेज. मींस आई हैव टू रिमूव एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी over one cycle, and I have to remove mean value of sin 2 omega t over another cycle. अच्छा, इसका वैल्यू आपको याद रखना, मैं थोड़ी देर में प्रूफ करके दूंगा कि इसका एवरेज वैल्यू इतना है. द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर वन साइकिल इज हाफ. आपके बुक के अंदर सिर्फ ये लिखा है, मैं अब भी 2 मिनट में प्रूफ करूंगा हाफ कहां से आता है इंटीग्रेशन से.
मगर during the derivation you just have to remember the average value of sin square omega t is how much beta? Half. And the average value of sin square sin 2 omega t over one cycle is how much beta? 0. I'll do the mathematics right now. But आपको derivation में mathematics करके नहीं बताना है. Mean value of this is half, mean value of this is 0. तो मैं बता सकता हूँ चाहे प्लस हो या माइनस हो, सेकेंड टर्म तो जाने ही वाला है ना. बेटा इसका एवरेज वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया. तो बता क्या पावर एवरेज निकल गया, कितना हो गया जल्दी बता दो मेरे को. E नॉट I नॉट हाफ cos phi प्लस माइनस 0 is 0. This is no problem. So एवरेज पावर कितना आ गया जल्दी बता दो. E नॉट I नॉट by 2 into cos phi, which can also be written as E naught by root 2 into I naught by root 2 into cos phi. E naught by root 2 remember is ERMS and I naught by root 2 is what? IRMS. हम कर चुके हैं ना प्रीवियस लेक्चर में RMS वैल्यू कर सके. तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? ERMS into IRMS into cos phi. That is average power over one complete cycle is how much? ERMS IRMS cos phi. समझ में आ रही है बात? cos phi याद है मैंने बताया था cos phi is R by Z. cos phi को हम लोग नाम देंगे पावर फैक्टर. क्या नाम देंगे इसको? पावर फैक्टर. सब लोग देख लो एक बार, ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं. इतना लिखना है आपको. ये मैथमेटिक्स में अभी प्रूव करूंगा. ये वैल्यू आपको याद रखना है. पावर इज ERMS IRMS cos phi. Clearly understood this thing? So the average value of power is ERMS IRMS cos phi. सही है क्या गलत है? सही है एकदम. हम अभी दो केसेस करेंगे. केस 1, when the circuit is purely resistive. क्या कहते हैं इसको? purely resistive circuit मतलब ये. Can I say how much is the phase difference in a purely resistive circuit? 0. ना तो कोई लीड करता है ना तो कोई लैग करता है. Can I say phi is 0? So cos phi is going to become 1. तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा जल्दी बता दो मेरे को. ERMS dot IRMS. Can I say it is maximum because cos phi is 1 which is maximum. तो मैं बोलूं अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो द सर्किट इज गोइंग टू कंज्यूम मैक्सिमम पावर. हमारा बिल बहुत आएगा ना भाई. अगर हमने एसी में सिर्फ एक रेजिस्टर लगाया तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा. आप यहां पर देख सकते हो बिकॉज द फेज डिफरेंस ओवर हियर इज 0 एंड cos phi इज गोइंग टू बिकम 1. ये जो cos phi है इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर. क्या कहता है बेटा इसको? पावर फैक्टर. बिकॉज यही पावर को कंट्रोल करता है ना. अब देखो ना जरा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो पावर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर कौन सा है? cos phi. phi चेंज होगा उसके हिसाब से पावर चेंज होगा ना. अच्छा मैं केस 2 लेता हूं. केस 2 ये समझ गया बेटा. बिल सबसे ज्यादा किसमें आएगा? मैक्सिमम पावर कंजम्पशन किसमें हो रहा है? ERMS IRMS which is purely resistive circuit. अच्छा सपोज इट इज प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव. तो phi कितना रहेगा बेटा? 90 ना. अरे या तो प्लस 90 है या तो माइनस. प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव मतलब या तो ये या तो ये. तो थीटा कितना है दोनों केस में? 90. तो cos 90 कितना होता है? तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? मतलब खाली कैपेसिटर या खाली इंडक्टर लगाएंगे तो द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल कितना हो जाएगा? 0. बिकॉज हमने आपको LC ऑसिलेशंस में पढ़ाया है कि द कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्जेस एंड डिस्चार्जेस एंड चार्जेस एंड. तो पहले वो सोर्स से एनर्जी लेगा हाफ साइकिल में, फिर हाफ साइकिल में क्या कर देगा? एनर्जी दे देगा. तो हाउ मच इज द एवरेज पावर कंजम्पशन? 0. वैसे इंडक्टर का भी एनर्जी क्या होता है बेटा? हाफ LI स्क्वायर. कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर. इसका एनर्जी क्या होता है? हाफ LI स्क्वायर. इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन. मतलब अगर ये इंडक्टर है तो ये नॉर्थ साउथ बना हाफ साइकिल में, फिर क्या होगा? ये क्या बनेगा? वाइस वर्सा हो जाएगा. ये नॉर्थ साउथ अगर ये बनता है तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ साउथ इधर बनेगा.
vice versa it will keep on turning only half and half cycle. So the energy which is given to the taken, then it will be given, then taken, then it will be given capacitor. तो average power consumption over whole cycle कितना हो जाएगा बेटा? 0. समझ में आ रही है बात? ये तो who is controlling the power over here? Cos phi. That is, it is termed as the power factor. And cos phi, which is power factor, it is cos phi. Cos phi का फॉर्मूला क्या आया था बेटा? R by Z. याद रखना ये चीज. cos phi का फॉर्मूला क्या आया था? पावर फैक्टर. ये पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करेगा. अगर ये मैक्सिमम है तो आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा. अच्छा, अगर ये 90 है तो पावर एवरेज कितना है बेटा? 0. मतलब क्या हो रहा है? खाली इंडक्टर या खाली कैपेसिटर के कारण हमारा फैन नहीं चलेगा. करंट तो जा रहा है सर्किट में, मगर फैन को कुछ पावर चाहिए ना. याद है हमारे घर में कभी फैन चालू नहीं होता, उसको ऐसे डंडी मारते हम लोग तो फैन चालू हो जाता है. यू रिमेंबर? तो उसको कुछ स्टार्टिंग में टॉर्क चाहिए कि नहीं चालू होने के लिए? अगर आप 0 पावर देंगे तो चालू कैसे होगा? तो उसके बीच का हम लोग एक रास्ता निकालते हैं ताकि हमारा बिल भी कम आए और हमारा डिवाइस भी चलने लगे. तो इसके लिए हमने रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव तीनों को इस्तेमाल किया. देखो ना, रेजिस्टिव क्या करता है? करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में रहता है. कैपेसिटिव क्या करता है? करंट को आगे कर देता है. इंडक्टर ईएमएफ को क्या कर देता है? पीछे. तो इसको नलिफाई करने के लिए ये लगाना पड़ेगा ना, ताकि एक बीच का रास्ता आए विच इज फेज डिफरेंस हाउ मच? फाई. अभी आप तीनों में देखेंगे ऐसे. प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाएंगे थ्योरेटिकली तो सर बोलेंगे कि सर ये +90 है और ये क्या है -90, तो ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए एक दूसरे को, तो फिर से 0 पर आना चाहिए. मगर ऐसे नहीं होता है. जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो कितना डिग्री वो लीड या लैग करता है? फाइन ना. प्रैक्टिकली क्या होता है? ये प्लस देखने पे +90 -90 कैंसिल, फिर से 0 पर आ गया. मगर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कैपेसिटिव मजबूत हो सकता है, कभी कभी इंडक्टिव मजबूत हो सकता है. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? तो आपको थोड़ा सोचना है इसमें. अच्छा, यहां पर 2 चीजें और डिफाइन की जाती है. वन इज अपैरेंट पावर एंड अदर इज ट्रू पावर. Apparent power and other is true power. The definition of power factor in terms of true power and apparent power. This power which is really consumed is called as true power. And this power is called as apparent power. देख सकते हैं आप? What is power factor defined as? Power factor is defined as the ratio of true power टू विच पावर बेटा? डिवाइड करके देखो ना क्या बचता है? cos phi बचता है ना. इस पावर को कहते हैं ट्रू पावर, क्योंकि रियल कंजम्पशन इसके कारण होता है. ये क्या, कौन सा पावर है? अपैरेंट पावर. तो द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी cos phi. देखो ना, ERMS IRMS कट जाएगा ना. क्या मिलेगा? cos phi, which is power factor which will control your circuit. अगर आप कभी भी एक डिवाइस खरीदने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, तो उसके डब्बे के ऊपर लिखा हो रहता है पावर फैक्टर 0.9, पावर फैक्टर डिपेंडिंग ऑन दैट कितना पावर वो कंज्यूम करने वाला है. अंडरस्टैंड? मतलब ERMS IRMS का 0.9 टाइम्स, 0.8 times, 0.7 times it is going to consume. That is giving you the power consumption of that device. Getting it? पावर कंजम्पशन एकदम लो रहेगा तो चलेगा ही नहीं. cos phi अगर बहुत कम हुआ तो सर्किट चालू ही नहीं होगा यार. फैन को चालू करने के लिए कुछ पावर चाहिए क्या? नहीं. और बहुत ज्यादा होगा तो मेरा बिल बहुत ज्यादा आएगा. तो हमको एक बीच का रास्ता ढूंढना है कि हमारा बिल भी कम आए और हमारा डिवाइस भी चालू हो जाए. तो इसके लिए पावर फैक्टर डिजाइन किया जाता है. एंड ऐसे बीच का रास्ता कुछ फाइंड किया जाता है where the power factor will become minimum and the bill will also come minimum. Called as wattless current. Watt is the unit of power. Powerless current, that current which doesn't contribute to power.
दैट करंट दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू पावर कंजम्पशन. अच्छा, इधर रेफरेंस कितना था? ई था, तो मैं ई का लाइन सीधा बनाता हूं बेटा. आई सपोज लीड कर रहा है बाय 5, ठीक है ना बेटा? क्या प्रॉब्लम क्या है? आई लीड्स किस में? कैपेसिटिव में कि इंडक्टिव में? कैपेसिटिव में. तो सर्किट ज्यादा कैपेसिटिव है. अगर मैं ये नीचे बनाऊं तो इंडक्टिव है. समझ में आ रहा है? और बीच में इधर बनाऊं तो रेजिस्टिव है. आई के मैं दो टुकड़े कर सकता हूं. एक रहेगा आई कॉस फाई और एक क्या रहेगा बेटा? आई साइन फाई. बेटा सही है ना? ई के डायरेक्शन में कौन सा आई है? कॉस फाई. यू नो ई आई कॉस फाई इज द पावर. तो दिस करंट contributes to the power. बोलो. This current contributes to the power and this current doesn't contribute to the power. पावर बनाने के लिए कौन काम रहता है? E I cos phi. This is called as watt full current. And this current is termed as which current beta? Wattless current. Because it doesn't contribute to the power. देखो ना, एंगल कितना? 90 है ना. Getting it what's happening? And this is a dot product ना. बराबर है कि नहीं है? हाँ, ये समझ में आ गया सबको? तो यहां पर ये क्या रहेगा? वॉटलेस करंट विच इज आई साइन फाई विच डजंट कंट्रीब्यूट टू पावर. मतलब क्या हो रहा है क्या? और ये किस में प्रेजेंट रहता है? ये इंडक्टर में रहता है. किस में रहता है बेटा? एल और सी में. मतलब मेरा सर्किट में सिर्फ एल है या सिर्फ सी है? तो मैंने आपको बताया था कि करंट तो फ्लो हो रहा है मगर डिवाइस चालू नहीं हो रहा है. बिकॉज हाउ मच इज द पावर कंजम्पशन? 0. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था. तो उसमें करंट कौन सा वाला करंट फ्लो हो रहा है? आई साइन फाई फ्लो हो रहा है. आई साइन फाई फ्लो हो रहा है. आई कॉस फाई फ्लो नहीं हो रहा है. So he is not consuming any power, but the current is flowing. Okay, getting it? What's happening? As I told you, we had discussed that the average value of sine square omega t over one cycle came as what? Half, and the average value of sine 2 omega t came as how much? 0. अभी हम इसको देखते हैं मैथमेटिकली कैसे आता है, so that you can understand it very well during the derivation. अच्छा, एवरेज पावर निकालती कैसे है? एवरेज पावर निकालने का तरीका यह है. लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, इट इज 1/T2 - T1 इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 पावर इनटू dt. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. लास्ट टाइम हमने करंट में भी आरएमएस में भी ऐसे ही अप्लाई किया था. बराबर है ना? रिमेंबर और नॉट? करंट हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था. सही है बेटा? अभी इसका मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है. एवरेज वैल्यू ऑफ व्हाट? साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो मैं इधर ये कंपोनेंट डालता हूं ओवर वन साइकिल. ओवर वन साइकिल मतलब इसका एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो एवरेज वैल्यू मैं यहां पर निकालता हूं. एवरेज वैल्यू विल बी 1 फुल साइकिल कितना रहेगा बेटा? 0 to t ना. तो t इज t माइनस 0 हो गया ना, दैट इज t. फ्रॉम 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. बोलो, समझ में आ रही है बात? साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ. ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt. जल्दी इंटीग्रेट कर लो. क्या हो गया? ये 2 नहीं गया, बाहर आ गया. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to t. इधर डाल दो तो क्या हो गया? 1/2t t माइनस, अगर मैं इधर t डालू, इधर देखना बेटा, इधर t डालू एंड ओमेगा रिमेंबर इज 2π/t, तो ये हो जाएगा 4π. थोड़ा सोच के देखो ना यार. इधर t डालो, ओमेगा को लिखो 2π/t, तो t कैंसिल हो जाता है. साइन ऑफ 4π कितना होता है? 0. कितना आया बेटा? देखो
तो एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और 1 साइकिल कितना होता है बेटा? हाफ. अच्छा, वैसे ही एवरेज वैल्यू और साइन 2 ओमेगा टी अगर निकालना है तो विल बी 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन 2 ओमेगा टी. साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 है. अच्छा, व्हाट इज द इक्वेशन? कम ऑन, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा. इसको डाल दो इसमें, तो ये हो गया 1/2 ओमेगा टी. बाहर आ गया, देखो ना इधर माइनस साइन भी बाहर निकाल ले. तो ये क्या हो गया? इधर टी डाल दो, कॉस क्या हो गया? कॉस 4 बाय माइनस कॉस 0. कॉस इवन पाई इज ऑल्सो 1 एंड कॉस 0 इज ऑल्सो 1. 1 माइनस 1 क्या बन गया? 0. तो ये आंसर क्या हो गया बेटा? 0. एवरेज वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी और 1 साइकिल इज व्हाट? 0. ओके, तो आपको कंफर्म क्लियर होना चाहिए कि सब कुछ हमको आता है. क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गोइंग टू डू बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई डिड टुडे. उसके बेस पर एक क्वेश्चन है जीटीबी का 5th क्वेश्चन. द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 25 माइक्रोफैरड. माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁶. इंडक्टर इज 0.1 हेनरी. रेजिस्टेंस इज 25 ohms. E is given as 310 sin 314t. इसको अगर मैं कंपेयर करूं E is E0 sin ओमेगा टी से, तो हमको E0 कितना मिलेगा? E0 हमको मिला 310 वोल्ट एंड ओमेगा हमको मिला 314 रेडियंस पर सेकेंड. ये पता है हमको. पूछा ये सब चीज है. सबसे पहले रिएक्टेंस पूछा. रिएक्टेंस का मतलब होता है XL एंड XC एंड टोटल रिएक्टेंस होगा XL माइनस XC. फिर इम्पिडेंस पूछा है, फिर करंट पूछा है, फेज एंगल, ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, ओके. फिर आई हैव एडेड अप समथिंग दैट इज EL, EC एंड ER. EL, EC एंड ER, cos phi, पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंजम्पशन. अगर आपको ये आता है तो सब आ जाएगा, जितने भी टाइप्स ऑफ सम्स है. सॉल्यूशन देखिए. सबसे पहले हमको XL निकालना है. XL रिमेंबर इज ओमेगा L. ओमेगा इज 314 इंटू L इज गिवन एज 0.1, सो 31.4 ohms. XC is 1 omega C. 1/314 into C is 25 into -6, तो ये 10⁻⁶ ऊपर गया. Okay, this answer will come as 127.3 ohms. Okay, फिर आपको क्या ढूंढना है बेटा? Z. This is the A part. B part क्या कहता है? Z ढूंढना है. Z का फॉर्मूला याद है? √of R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. जो भी बड़ा है उसको लिखने का. R स्क्वायर विल बिकम 625. R स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस XL माइनस XC. अभी आप यहां पे देख सकते हैं XC बड़ा है तो द सर्किट इज मोर कैपेसिटिव. तो 127.3 माइनस 31.4, इसको माइनस करके आप स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करके हाफ लॉग निकालेंगे. हाफ लॉग और फिर उसका एंटी लॉग. तो Z का वैल्यू you will get it as 99.1 ohms. करेंगे ना? You have to calculate this thing. थर्ड, करंट निकालना है. इधर ध्यान देना. Can I say E RMS is I RMS into Z? E is IR नहीं है बेटा. अपोजिशन कौन है? Z. अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है? मुझे I ढूंढना है. I का एक्चुअल मतलब होता है IRMS बाय डिफॉल्ट. पीक वैल्यू बोलेगा तो I0, पीक वैल्यू बोलेगा तो I0, वरना IRMS. अच्छा, कैन आई राइट ERMS एज E0 by √2? विल बी IRMS into Z. तो IRMS क्या हो जाएगा बेटा? IRMS हो जाएगा E0 by √2 into Z. E0 we know 310. 1.414 into Z will become 99.1. IRMS you will get the answer is 2.21 amperes. बराबर है? या IRMS मिला. D पॉइंट आपको चाहिए phi. Phi remember is cos inverse of R by Z. It's 25. Z you got it as 99.1. 75.4 डिग्री आएगा.
ये निकाल सकते हैं आप लोग, देखने आता है कॉस्ट टेबल. ई पॉइंट, instantaneous value of the current. तो instantaneous equation of the current is I0 sin ओमेगा टी. बेटा एक मिनट, सर्किट यहां पर देखने को मिलता है कि कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है? मोर. तो यहां पर आएगा +5. भूल मत जाना, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है. अगर यहां पर इंडक्टिव ज्यादा मजबूत होता तो -5 होता. समझ गए ना बात? I will become I0. अच्छा I0 मेरे को मालूम नहीं, IRMS मालूम है. Can I say IRMS into √2 is I0? Because IRMS is I0 by √2. So I0 will become IRMS into √2. That is 2.21 into √2 sin omega. Omega is 314t plus 75.4 डिग्री. और 2.21 into √2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा 3.13. So this answer will become 3.13. Just multiply sin 314t plus 75.4 डिग्री. ये यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ है. I have done some addition so that you can understand more sums if it is asked. F पॉइंट में क्या पूछा है? EL, EC and ER. You know EL is IRMS into XL. याद है IRMS सेम रहता है, पीछे क्या अगर डेरिवेशन है. तो IRMS आपको मिला ना 2.1 और XL आपको मिला क्वेश्चन में कितना 31.4. जो भी आंसर आएगा आप उसको वोल्ट में रख सकते हैं. EC will become what बेटा? IRMS into XC. That is 2.21 into XC कितना 127.3. Whatever answer volts. ER को मैं लिख सकता हूं IRMS into R. That is 2.21 into 25. जो भी आंसर आएगा आप वोल्ट में आएगा. समझ में आ रहा है? कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, और ये सीईटी में भी हेल्प करे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें. नेक्स्ट क्या पूछा है? cos phi. cos phi आपको पता है, cos phi will become R by Z. That is 25 pi 99.1. whatever answer comes पॉइंट में आपको मिलेगा. H एवरेज पावर याद है? ERMS IRMS cos phi याद है? ERMS कितना है? ERMS E0 by √2. ERMS मेरे को मालूम नहीं है डायरेक्टली. Can I write this as E0 by √2 into IRMS into cos phi? इधर E0 कितना है क्वेश्चन में? 310 by √2. IRMS कितना मिला मेरे को? 2.12 2.21 and cos phi मेरे को यहां से मिला 25 by this much answer, this much in watts. बराबर है. ओके, इसमें से एक पार्ट पूछा जाएगा, मगर ये क्वेश्चन आपको सब चीज के लिए प्रिपेयर करता है. वॉट एवर टिल नाउ इन पार्ट 2 वी हैव डन एन ऑल्टरनेटिंग करंट. समझ में आ रही है बात?